हर जनरेशन को भारत का एक रूप विरासत में मिलता है। कुछ को अभाव विरासत में मिला, कुछ को लिबरलाइजेशन विरासत में मिला, पर भारत की जनरेशन जेड को विरासत में मिला इंटरनेट। पूरी तरह से ऑनलाइन पली बढ़ी पहली भारतीय पीढ़ी अब एडल्टहुड में प्रवेश कर रही है और वे पॉलिटिक्स, संस्कृति, मीडिया और विरोध प्रदर्शन को इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि संस्थाएं प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रही हैं। वे न्यूज़पेपर का इंतजार नहीं करते, वे टेलीविजन पर भरोसा नहीं करते, वे कमेंट सेक्शन में नेताओं के फैक्ट चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पर आंदोलन आयोजित करते हैं, मीम्स के जरिए रेपुटेशन को धूमिल करते हैं। 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ और रातों रात भारत दुनिया के सबसे सस्ते डेटा बाजारों में से एक बन गया। एक ऐसी पीढ़ी जो अब तक ऑफलाइन थी, उसे अचानक हर चीज की एक्सेस मिल गई थी। न्यूज, राजनीति, एंटरटेनमेंट या फिर मन में सालों से दबे गुस्सा निकालने की आजादी। 2026 तक भारत में 958 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हो चुके हैं। औसत भारतीय जेन जी हर दिन लगभग 7 घंटे ऑनलाइन बिताता है। लेकिन कॉरपोरेट्स और राजनेताओं ने जिस बात का अंदाजा नहीं लगाया वह ये थी, जब आप किसी पीढ़ी को जानकारी देते हैं तो आप उन्हें जागरूकता भी देते हैं और जागरूकता सवालों को जन्म देती है। लेकिन वायरल रील्स और ट्रेंडिंग ट्वीट्स के पीछे एक ऐसी पीढ़ी है जो रियल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में डूबी हुई है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट तैयार करता है और फिर भी उन्हें रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैब चलाते हैं, MBA डिग्री वाले चपरासी के पदों के लिए आवेदन करते हैं। इस सिस्टम ने उन्हें EMI पर सपने बेचे और फिर बदले में उन्हें निराशा की रसीद थमा दी। नीट, UGC नेट, रेलवे रिक्रूटमेंट जैसे सभी भारतीय परीक्षा में एक के बाद एक पेपर लीक घोटाले ने सारे देश के युवाओं को हिलाकर रख दिया, जिससे लाखों छात्र प्रभावित हुए। ये वे लाखों छात्र थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल उस सिस्टम को क्रैक करने के लिए कुर्बान कर दिए थे, जो अंदर से पहले से ही टूटा हुआ था। इतना ही काफी नहीं था, इसके साथ ही कीमतों में बढ़ोतरी, बढ़ती असमानता, मानसिक स्वास्थ्य संकट और इस हालात में एक ऐसा राजनीतिक वर्ग मौजूद है जो इस वर्ग की समस्याओं और भावनाओं से दूर होती गई। तो जेन जी ने क्या किया? उन्होंने अपना खुद का मीडिया बना लिया। न टीवी, न अखबार, मीडिया पेज, लाखों सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल, यही सब युवा भारतीयों के लिए नई प्राइम टाइम न्यूज बन गए। इंस्टाग्राम विरोध प्रदर्शन का एक जरिया बन गया। कोई भी मीम रातों रात 1 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता था। एक अकेला ट्वीट किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत कर सकता था। जो साधन कभी सिर्फ ताकतवर लोगों की मुट्ठी में हुआ करते थे, अब वे बेबस और कमजोर लोगों की जेबों में पहुंच चुके थे। लेकिन इस डिजिटल क्रांति के 2 पहलू हैं। गलत जानकारी या मिसइंफॉर्मेशन भी उतनी ही तेजी से फैलती है जितनी कि सच्चाई। डीप फेक्स असलियत और मैनिपुलेशन के बीच की लकीर को धुंधला कर देते हैं। प्रोड्यूसरी और सरकारी अधिकारी भी चुप नहीं बैठे हैं। भारत में इंटरनेट बंद किए जाने के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और फिर इंटरनेट सड़कों पर उतर आया। 2019 से 2020 के CAA विरोधी प्रदर्शन भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा डिजिटली कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट में से एक था। शाहीन बाग सिर्फ ट्रेंड ही नहीं हुआ, बल्कि वह डिजिटल युग में सिविल रेजिस्टेंस का एक प्रतीक बन गया। 2020 से 2021 के किसानों के प्रदर्शन 1 साल से भी ज्यादा समय तक चले। इनका आयोजन कुछ हद तक व्हाट्सएप ग्रुप, जूम कॉल और सोशल मीडिया के जरिए किया गया था। पर सरकार चुप नहीं बैठी रही। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। संदेश साफ था, सरकार हर एक फीड पर नजर रख रही थी। और फिर इस डिजिटल क्रांति का सबसे विचित्र अध्याय शुरू हुआ। प्रतिरोध के रूप में व्यंग्यात्मक राजनीति का उदय। जब कुछ फ्रस्ट्रेटेड नेटिजन्स ने, जिसे वे कॉकरोच पॉलिटिक्स कहते थे, अवसरवादी स्वार्थी राजनीतिक अभिनेताओं के एक तंत्र से तंग आकर पार्टियों और राजनेताओं को ऑनलाइन नाम लेकर चुनौती देना शुरू किया, तो हालात अराजक हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी या कॉकरोच सेना जैसे नामों वाली राजनीतिक पार्टियों की नकल करने वाले मीम पेज जंगल की आग की तरह फैल गए। भ्रष्टाचार, टूटे वादों, सांप्रदायिक भड़काऊ टिप्पणियों
और पॉलिसी उलटफेर का इस तरह से व्यंग्य किया गया जैसा किसी मुख्य धारा के पत्रकार ने करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अधिकारियों को यह मजाक नहीं लगा। एफआईआर दर्ज की गई, अकाउंट सस्पेंड किए गए, पेज हटा दिए गए, लेकिन जिस इंसेक्ट का उन्होंने जिक्र किया था उसी की तरह वे वापस आते रहे, क्योंकि डिजिटल व्यंग्य की यही खासियत है। आप पोस्ट को हटा सकते हैं, लेकिन आप मजाक को भूल नहीं सकते। तो आखिर यह पीढ़ी चाहती क्या है? इसका जवाब देना मुश्किल नहीं है। ऐसी नौकरियां जो उनकी काबिलियत से मेल खाती हों, ऐसी सरकार जिससे बिना किसी डर के सवाल पूछे जा सके, ऐसा इंटरनेट जो अपनी सहूलियत के हिसाब से बंद न किया जाए, ऐसे चुनाव जो डीपफेक और व्हाट्सएप पर फैलाई गई गलत जानकारियों से न जीते जाए। उन्हें जवाबदेही चाहिए, सिर्फ पहुंच नहीं। वे भारत का सबसे बड़ा वोटिंग ग्रुप है। वे कंटेंट बनाने वाले हैं, स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने वाले हैं, मीम बनाने वाले हैं, और अब तो वे खुद ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति ने सिर्फ भारत के बातचीत करने का तरीका ही नहीं बदला, इसने भारत के विरोध करने का तरीका भी बदल दिया। हर पीढ़ी के सामने एक ऐसा पल आता है जब उसे यह फैसला करना होता है, या तो सिस्टम के हिसाब से ढल जाओ, या फिर सिस्टम से यह मांग करो कि वह तुम्हारे हिसाब से बदले। भारत की जेन जी ने एक तीसरा ही रास्ता चुना। उन्होंने सिस्टम को ही हैक कर लिया। मीम और आंदोलनों के जरिए, रील्स और रैलियों के जरिए, व्यंग्य और एकजुटता के जरिए, एक अपलोड बटन के जरिए, और इस पक्के विश्वास के साथ कि जिस देश की बागडोर अब उनके हाथों में आ रही है वह उस देश से बिल्कुल अलग होना चाहिए जो उन्हें विरासत में मिला था।